अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं नैयर अली। प्रोग्राम की मेज़बान शिफा यूसुफ़ज़ई की रुखसत के बायस आज से ये प्रोग्राम की मेज़बानी मुझ पर आयद होती है। प्रोग्राम के आगाज़ पर बात होगी हुक्मरान जमात के सबसे अहम इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के इख्तिलाफ़ात की। अब नून लीग हुकूमत को पीपल्स पार्टी ने एक माह के ट्रायल पर डाल दिया। ये ट्रायल उस वक्त शुरू हुआ जब 18 अक्टूबर को होने वाली पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला ने अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए हुकूमत को एक माह का वक्त देने का फैसला किया है। अब मुतालिबात में पंजाब पावर फार्मूले पर अमल दरामद, सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से माली इमदाद और गंदम की इमदादी कीमत वफाकी सतह पर मुकर्रर किए जाने की डिमांड्स भी शामिल हैं। आज ही इस तनाजुर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें बिलावल साहब को वफाकी हुकूमत का ये पैगाम भी पहुंचा दिया गया है कि पीपल्स पार्टी के बगैर ये सेटअप नहीं चल सकता और पीपल्स पार्टी के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। क्या वाकई पीपल्स पार्टी को अब ये उम्मीद है कि उसके मुतालिबात तस्लीम कर लिए जाएंगे? क्या नून लीग अपनी हुकूमत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली शहला रज़ा साहिबा, और हमारे दूसरे मेहमान हैं नून लीगी रहनुमा और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना एहसान अफजल साहब। राना साहब, सियासी गुफ्तगू के आगाज़ से कबल एक मुमकिना पेशरफ्त की तस्दीक अगर आप पहले कर सकें कि क्या अगले 24 घंटे या फिर 48 घंटों के दौरान पाक अफ़गान बॉर्डर तिजारत और दीगर मकासद के लिए खोला जाने की कोई तवक्को है, और एक हफ्ते से बंद अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड सीज़ फायर मुआहदा जो है वो होने के बाद खुलने जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, देखिए, जब मुआहदा हो गया है और इस चीज़ का इदराक दोनों जो साइड्स हैं उनको है कि उन्होंने एक मुआहदे पे दस्तखत किया है और जो ज़िम्मेदारी अफ़गान हुकूमत के ऊपर अब है, हम पुरुम्मीद हैं कि वो ज़िम्मेदारी वो भरपूर तरीके से उठाएंगे। तो फिर मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल राह हमवार हो गई है कि तजारत को जो है वो खोल दिया जाए और अनकरीब इसके ऊपर जो वज़ारत दाखिला है वो अपने सारे मामलात को देखते हुए इसके ऊपर जल्द मैं पुरुम्मीद हूँ कि इसको रिज्यूम कर लिया जाए। ये उम्मीद है या वाकई इसके ऊपर कोई प्रोसेस जो है वो गोइंग ऑन है? नहीं, देखिए, ये ऑब्वियसली जब आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो गई और आपने एक रिटन मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर दिया, तो ये दिस इज़ अ बिग स्टेप टुवर्ड्स पीस इन द रीजन। और अगर जिस चीज़ जो मुआहदे के ऊपर जो एग्रीमेंट है अगर वो इम्प्लीमेंट होती है तो इसका मतलब है कि तजारत तो एक पहली चीज़ है जो खुलेगी, लेकिन उसके बाद इस खित्ते में अमन भी आएगा। तो हम पुरुम्मीद हैं, और कोई भी जब आप एग्रीमेंट में जाते हैं तो आप इसी उम्मीद से जाते हैं कि इस एग्रीमेंट को सारी पार्टीज फुलफिल करेंगी। तो बिल्कुल ये राह हमवार हुई है और तजारत खोलने के जो इम्कानात हैं वो बेइंतहाशा बढ़ गए। और इस पे फैसला जो है वो जाहिर सी बात है वजारत दाखिला जो है दीगर सिक्योरिटी के मामलात को देखते हुए अनाउंस करेगा, लेकिन हम इंगेज्ड हैं वजारत दाखिला के साथ और मैं समझता हूँ कि जो रुकावट है वो हट गई है एंड नाउ दिस इज अ पॉसिबिलिटी in the coming hours and days। ये तो आपने हमें बड़ी खबर दे दी है राना साहब कि अब इस तरफ जो है वो उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब ये सीज़ फायर मुआहदे के बाद हम देख रहे हैं कि जो अफ़गान ट्रांजिट है, तिजारत है, दीगर मामलात हैं वो अब खुलने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यकीनी तौर पर इसका ऐलान जो है वो वज़ारत दाखिला करेगी। लेकिन थोड़ा सा सियासी मामलात की तरफ जाते हैं। शैला साहिबा, खुशामदीद प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइएगा कि जो एक माह की मुद्दत पीपल्स पार्टी की तरफ से अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए दी गई है, इसकी वजह क्या है? एक महीना, क्योंकि अब तक तो नून लीग को बाकायदा टाइमलाइन क्या इससे पहले नहीं दी गई थी? ऐसा पहली बार हुआ है क्या? अच्छा, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब की और चेयरमैन बिलावल की वज़ीर आज़म की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई इस चीज़ से पहले, और उसमें वज़ीर आज़म साहब से जब बातचीत हुई और जो भी मुतालबात हुए उस पर वज़ीर आज़म साहब ने 1 महीने का टाइम मांगा। तो अब मैं समझती हूँ कि हमारी सियासी जो एक तरबियत है, हमारे सियासी तौर तरीक़ा जो है उसमें वज़ीर आज़म साहब बुज़ुर्ग हैं चेयरमैन बिलावल साहब के, और अगर वो एक बात कर रहे हैं तो हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जो कि हमारे लोगों के जज़्बात हद से मुख्तलिफ हैं और वो काफ़ी
एग्रेसिव थे, लेकिन اس کے بعد چیئرمین بلاول صاحب نے میٹنگ بلائی تو اس میں سے کچھ باتیں جو تھیں اس کو انہوں نے یہ کہا کہ جو آئین سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کو ہم نظر ربانی کے حوالے کرتے ہیں. جو پنجاب سے ریلیٹڈ معاملات ہیں ظاہر ہے ندیم افضل چاند چودھری منظور ان کو کہ وہ اس کو دیکھیں گے اور ایک مہینے تک ہم ایک خاموش چلیں گے. کچھ انہوں نے ڈیمانڈ بھی کی تو جو ان کی سی سی میں لوگوں کی طرف سے آئیں اس میں جو میں سن رہی تھی تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارا کوئی بڑا کیونکہ وزیر اعظم کے ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو اگر وہ کوئی ہم سے بات کرے تو ہمیں اس کی بات کو سننا. شیلہ صاحبہ یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ دو بڑوں کے درمیان میں یہ فیصلہ ہوا ہے وزیر اعظم صاحب اور زرداری صاحب کے بیچ میں، تو آپ کو لگتا ہے، آپ کو یقین ہے، امید ہے کہ کوئی جو چھوٹے ہیں جن کی وجہ سے یہ لڑائی بڑھ رہی تھی وہ اس کا پاس رکھیں گے؟ اچھا دیکھیے پہلے بھی دو بڑے جو تھے وہ زرداری صاحب اور چیئرمین بلاول. چیئرمین بلاول نے جو بھی بات کی تھی وہ ایک وزیر اعظم سے کی تھی اور چیئرمین صاحب نے نہ صرف وہ ایم این اے ہیں بلکہ اپنی پارٹی کا ہیڈ بھی ہیں اور اسمبلی میں انہوں نے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں تو انہوں نے بات وزیر اعظم سے کی تھی اور دونوں پروگرام جس پہ بات کی تھی وہ وزیر سب کو پتہ ہے کہ انڈر فیڈرل گورنمنٹ چلتے ہیں اس میں خواہ مخواہ چھوٹوں کو کودنے کی ضرورت نہیں تھی اور چھوٹی باتیں بھی کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن کیونکہ وہ باتیں ہوئی پھر باتوں سے باتیں ہوئی پھر ادھر کے جواب ادھر ہوئے ادھر کے جواب ادھر ہوئے تو معاملات زیادہ خراب ہوئے. چیئرمین تو اس میں بولے نہیں اور ابھی بھی چیئرمین نے وزیر اعظم سے بات کی ہے جس کو میں آج دیکھ رہی تھی کہ نچلی سطح پہ پھر کچھ بے چینی ہوئی ہے ابھی کیونکہ میں ایک حد تک بات کر سکتی ہوں کیونکہ پارٹی نے ہماری ابھی نہیں کہا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہا ہے تو کریں لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ دوبارہ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیزاسٹر سے متاثر لوگوں کو صرف راشن کی ضرورت نہیں ہے راشن کے علاوہ اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے. میں شیلہ صاحبہ اس طرف واپس آؤں گی. صرف ان آخری بات کر لوں جی ان کے اجل گھر بن ٹوٹ گئے ہیں تو صرف اس رقم کی ضرورت نہیں ہے بہت چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہوتی ہیں بہت کچھ ہوتا ہے جس کے لیے آپ کوئی بھی سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں اور ایک اتھینٹک سسٹم بھی آپ کے پاس موجود ہے جس میں بینیفیشریز کے علاوہ بھی بہت بڑی تعداد جو ہے جس کو انرول کیا ہوا ہے کہ they are poor in the normal public and beneficiaries are poorest in poor. تو اس میں غریب لوگ بھی ہیں جن کو ابھی جاتا نہیں ہے لیکن ان کو انرول کیا گیا ٹھیک ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے لیکن ہم ابھی میں چاہوں گی کہ رانا صاحب کی طرف جائیں اور جو بات آپ نے کی ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے یہ درخواست کی گئی مطالبہ کیا گیا کہ 1 ماہ کا جو ہے وہ پیریڈ دیا جائے تو کیا اب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹربل شوٹر کے طور پر محسن نقوی صاحب جو ہے وہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ملاقات کے لیے بھی پہنچے ہیں تو رانا صاحب کیا اب یہ نون لیگ نے ریئلائز کر لیا ہے طے کر لیا ہے کہ جو ہے وہ حکومت کا پیپلز پارٹی کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ دیکھیے یہ کوئی طے کرنے والی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی ایک امپورٹنٹ کولیشن ہے پارٹنر ہے اور اس کے بغیر تو یہ حکومت نہیں چلے گی تو یہ ریئلائزیشن تو پہلے دن سے ہے. بہرحال آپ نے دیکھا کہ جب لیڈرشپ ملی سینئر لیڈرشپ جب ملی دونوں پارٹیز کی تو یہ جو روز بیان بازی تھی وہ بھی اختتام پذیر ہوئی اور بہت سارے ہمارے پارٹی کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں دونوں اکراس دا بورڈ جو کہ معاملات کو ان ڈیفینس آف دا پارٹی آگے سے آگے لے کے جائی جاتے ہیں اور وہ آپ کو دیکھنے کو ملا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ولنگنیس ہے حکومت کی طرف سے ہمیشہ اور پی ایم ایل این کی طرف سے کہ ایشوز کے لیے جو بھی پیپلز پارٹی نے ریز کیے ہیں کہ ہم بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں ان کو ریزالو کرنے کے لیے بھی تیار ہیں تو یہ کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے اس کے اندر. تو آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب ہوں وہ ان کے پاس ایکسیس ہے پرائم منسٹر کی اینڈ وائس ورسا. اسی طرح بلاول بھٹو صاحب بھی جو ہیں وہ بھی ایکسیسیبل ہیں پرائم منسٹر کے لیے اینڈ وائس ورسا.
تو جب ایک اور کوئی ویکیوم نہیں ہے ملاقاتوں کا، کوئی فقدان بھی نہیں ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو مل کے بیٹھ کے ملک کے مفاد کے اندر یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر مہینے کا ٹائم ہے گڈ انف. جو ایشوز انہوں نے ریز کیے ہیں، انہوں نے دیگر ایشوز ویٹ پرائسز کے اوپر تو ویٹ پالیسی آ گئی ہے، اور لوکل باڈیز کے اوپر ہے، اور دیگر ایشوز جو انہوں نے ریز کیے ہیں ان کو پوائنٹ وائز وی ول ٹیک اپ، اینڈ انشاءاللہ جو آپ کا وی یہ ول ڈو کہنا دا ہے کہ بیسٹ. پیپلز پارٹی کے مطالبات پر جو ہے وہ ابھی سے عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، لیکن آپ نے خود بھی یہ ذکر کیا اور ہم نے بھی آج دیکھا کہ پہلے بھی جب ملاقاتیں ہو رہی تھی تو محسن نقوی صاحب وہ جو ٹرپل شوٹنگ کا کردار ہے وہ ادا کر رہے تھے. تو محسن نقوی صاحب کیوں؟ پہلے تو اور لوگ بہت سارے بیچ میں رہے، نائب وزیر اعظم صاحب بھی اپنا کردار ادا کرتے رہے، دیگر لوگ بھی. تو کیا محسن نقوی صاحب کی دونوں طرف جو ہے وہ ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہے؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب پرائم منسٹر کی کیبنٹ کا حصہ ہیں، تو وہ ان کے ٹیم پلیئر ہیں. تو مجھے نہیں پتا کہ کتنا کردار محسن نقوی صاحب نے اس معاملے میں ادا کیا ہے، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا ڈائریکٹ لنکیجز ہیں زرداری صاحب کے ساتھ اور بلاول بھٹو کے ساتھ، اور اس کے اندر کوئی گیپ نہیں ہے، کوئی ویکیوم نہیں ہے. میں نے ویکیوم کا بھی لفظ استعمال کیا، لیکن اگر کوئی ٹیم پلیئر یا ٹیم ممبر جو پرائم منسٹر کی کیبنٹ کے اندر کسی کو رول دیا گیا ہے یا اس نے رول ادا کیا ہے تو اس کو وہ اچھی بات ہے. لیکن یہ ڈائریکٹلی بھی لنکڈ ہیں، اور میں نہیں سمجھتا، میں پھر ریپیٹ کروں گا، اور یہ جب میکسیمم بھی بیان بازی ہو رہی تھی تب بھی میں نے یہی کہا تھا کہ جب لیڈرشپ بیٹھے گی اور لیڈرشپ لیول کے اوپر یہ بات چیت ہوگی تو یہ فوراً معاملہ تھم جائے گا. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ لیڈرشپ کے لیول کے اوپر obviously جو دیگر ٹیم ممبرز ہیں، پی ایم ایل این کے ہوں یا پیپلز پارٹی کے ہوں، وہ ڈیمانڈز کے اوپر کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ان کو پورا کیا جائے. لیکن ایٹ دی لیڈرشپ لیول دیر از نو ایشو، اور پاکستان کا مفاد رانا صاحب، پہلے ہے، اسٹیبلٹی پہلے ہے، اور پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے اس مشکل وقت کے اندر مختلف اپنے مینیفیسٹوز کے باوجود کولیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم ملک کو آگے لے کے جائیں. بالکل آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا ہے رانا صاحب کہ کچھ مطالبات جو ہیں وہ آلریڈی ماننے کی طرف ایک مثبت وہ ہو رہی ہے. شیلا صاحبہ، آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ کے مطالبات کی بات کی جائے تو ایک مطالبہ وفاق کی طرف سے گندم کی امدادی قیمت کا مقرر کرنا بھی تھا، اور اب وفاق نے گندم کی امدادی قیمت 3500 روپے فی من مقرر کر دی ہے، جبکہ ادھر سے اگر ہم سندھ سے دیکھیں تو وہاں سے اس وقت بھی یہ مطالبہ ہے کہ قیمت 4200 روپے فی من ہونے چاہیے. تو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ مطالبات، وہ رانا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ مانے جا رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی طرف سے ابھی بھی 4200 روپے فی من قیمت کا جو ہے وہ ایک ڈفرینس موجود ہے، تو رد ہو رہی ہیں آپ کے مطالبات یا مانے جا رہے ہیں؟ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کسان سے ڈائریکٹ رابطے میں ہیں اور کسان کی بھی ڈیمانڈ ہے، تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم بھی ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ہم بھی عوامی ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور ہم بات کر سکتے ہیں وزیر اعظم سے. تو یہ کہے، اور جو گراؤنڈ کی صورتحال ہے بہت ہی زیادہ مسائل والی ہے. ابھی تک پانی کھڑا ہوا ہے، ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں مسئلے میں. تو کسان کو بہت زیادہ، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ایمرجنسی ہے تو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ڈیمانڈ ہے، ڈیمانڈ کوئی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ ایک جمہوری دور میں ہیں اور ایک جمہوری حکومت کے دعوے دار ہیں. اب اس کو کتنے پوائنٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، کتنے کو نہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ کوئی بلاول بھٹو کی ذات کے لیے نہیں ہے، زرداری صاحب کی ذات کے لیے نہیں ہے. اگر وہ ایک بات کہہ رہے ہیں، اور اس پہ وزیر خزانہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپنی بہت ساری پالیسی جسے ہم اپنی عوام کو دے سکتے ہیں، اس میں ہم کسی کو جواب دے نہیں گے، تو یہ تو آپ کو کرنا ہوگا. اس وقت سب سے برے حال میں کسان ہیں، گندم بھی نہیں، گھر بھی نہیں. اور اگر نہ کیا تو یہ صورت ہے. شیلا صاحبہ، اور اگر نہ کیا تو یہ دیکھیے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں جس کو ہم نے وزیر اعظم سے کہا، اور وزیر اعظم صاحب کو پتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں جن پہ زیادہ زور دیا گیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ کسان والی بات کو ضرور انڈرسٹینڈ کریں گے. اور 10 لاکھ نہیں ہے کسان کو، کسی کو آپ نے 10 لاکھ کو جو ہے ٹریکٹر دے دیا، 20 لاکھ نہیں ہے کہ ان کو آپ نے دے دی. ایک آپ کو ہر لیول پہ جانا ہے اور اس حساب سے سوچ کے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. ویسے بھی جو ہے لوگوں نے اب اپنی ایگریکلچر لینڈ کو اسی لیے ریزیڈینشل لینڈ میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہ پانی مل رہا ہوتا، نہ کوئی سبسڈی ہے،
اور نہ ہی بعد میں کچھ ہے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. آپ کو ڈیسائڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کا ملک ایگریکلچرل ہے یا آپ سرمایہ دارانہ طریقے سے اسے چلائیں گے. ٹھیک ہے شیلا صاحب، میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی یہ مطالبات کی بات ہو رہی ہے اور ساری اچھی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کا ایک واضح مطالبہ تو سیلاب متاثرین کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مالی مدد کا تھا. تو اب کیا وفاق نے یہ مطالبہ مان لیا ہے؟ کیونکہ وفاق کی پوزیشن اس کے برعکس رہی ہے، اور 1 مہینے کا جو وقت مانگا ہے، کیا وزیر اعظم صاحب نے وہ اس لیے مانگا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگوں کو راضی کر سکیں؟ یہ ایک میرے مشورہ خیال تھا اور سے ابھی بھی ایک مشورہ ہے. یہ جو بیسٹ کے اوپر مشورہ ہے اس کو بالکل وہ انہوں نے ہمیں دیا ہے، اور اس کو ایک اچھا طریقہ کار ہے. اس کو ضرور وفاق جو ہے کنسیڈر کرے گا کہ کیسے جو ہے امداد اس کو کیا جائے، اور وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ ان لوگوں کو پہنچے جو متاثرین ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر وی آر انگیجنگ ود پیپلز پارٹی، اور اس پہ فائنل آؤٹ کم پھر آ جائے گی جو میرے خیال سے آنے والے چند. لیکن میں دین اگین دیکھیں یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ ڈلیوری کے اوپر ہو رہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو کیسے ڈلیور کرنا ہے. تو یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے جو کہ غلط بحث ہے یا پازیٹیو نہیں ہے. ان کا اپنا خیال ہے کہ اس طریقے سے آپ رانا ڈلیوری صاحب، کریں، تنقید لوگوں کرنے کے لیے والے تو کہتے آسانی ہیں پیدا کہ کریں. بحث ڈلیوری کی یا اس کی نہیں ہے، بحث یہ ہے کہ تصویر کس کی لگے گی. دیکھیں تصویر تو پھر لگے گی نا، جب کام ہوگا تو تصویر بھی لگے گی، اور اس میں کوئی شرمانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ اب 19 شہروں کے اندر پنجاب میں سیف سٹی کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے، اور سیف سٹی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے کہ آپ کے پاس ویڈیو ریکارڈ موومنٹ کا آ جاتا ہے، پورا شہر آپ کور کر لیتے ہیں. تو کیا انہی وسائل جو کے پی کے کو مل رہے ہیں آبادی کے لحاظ سے، کیا وہ سیف سٹی کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں؟ تو جب آپ کام کریں گے تو آبویسلی پھر اس کو پروجیکٹ بھی کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ کیا کام ہو رہے ہیں. تو تصویریں تو لگیں گی اور اس میں آگے بھی لگیں گی اگر کام ہوگا. جب کام نہیں ہوگا تو پھر اس کی پروجیکشن کرنا بھی مشکل ہوگا. تو میں تو رانا تو صاحب نے اس کے بڑی اندر اچھی کوئی تصویر کشی کی دیر ہے کہ کام ہوگا تو تصویر لگے گی. تو شیلا صاحبہ کیا اعتراض ہے اس پہ؟ جو تصویر اگر لگتی ہے تو لگنے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا احساس نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی کام ہوتا ہے وہ عوام کے ٹیکس سے ہوتا ہے اور اس کو ہونا چاہیے. اب تصویر کی باتیں اگر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، کوئی تصویر کی باتیں کر رہا ہے، تو میں نہیں کہہ سکتی، مجھے تو نہیں پتا، لیکن لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مری اور لکھے گلی کے راستے میں جو واش رومز بنائے گئے ہیں کنٹینر سے اور مختلف قسم سے، ان پہ بھی تصویریں لگی ہوئی ہیں. تو پھر یہ تو خود ہی ان کا اپنا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس پہ کیا تصویر ہونی چاہیے. یہ میرا مسئلہ ہے. لیکن جو بھی آپ کے ملک میں کنسٹرکشن ہوتی ہے کسی بھی سیٹوں میں ہو یا قانون کے پیسے سے ہوتی ہے ٹیکس پیئر کے، اس پہ انوگریشن میں اپنا نام ڈال سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. مجھے نہیں معلوم تصویر ڈالنے کتنی ضروری ہے. سیلیفائٹس کا میٹر بھی ہے. بہت شکریہ رانا صاحب. شیلا رضا صاحبہ آپ کا بھی شکریہ 365 کو وقت دینے کے لیے. دونوں طرف سے امید یہی ہے کہ معاملات بہتر ہو رہے ہیں. اب وہ جو لڑائی ہے، جو ایک انتشار ہے، وہ کسی حد تک کم ہوگا، سیاسی معاملات بہتر ہوں گے. اور وزیر اعظم نے وقت مانگا تھا اور وہاں سے یہ وقت دے دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آگے. 18 نومبر کو 1 مہینہ مکمل ہوگا تو کیا کوئی کھڑاک ہوگا نہیں ہوگا، آپ اور ہم مل کر دیکھیں گے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی پاکستان اور افغانستان کے درمیان قطر کی میزبانی میں ہونے والے سیز فائر کی اور اس کے ممکنہ اثرات کی. ابتدائی سیز فائر معاہدے کے تحت دونوں ممالک ایک دوسرے کی سرزمین کا احترام کریں گے اور ساتھ ہی دونوں ممالک کے درمیان دہشت گردی کے خلاف اقدامات کے حوالے سے ایک مستقل میکنزم بنانے پر بھی اتفاق ہو گیا، جس پر مزید پیش رفت کے لیے 25 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان دوسری اہم ترین نشست ترکیہ میں ہوگی. سیز فائر معاہدہ تو بظاہر ہو گیا ہے، مگر سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ کون سی گارنٹیز ہیں جو پاکستان کو قطر کے ذریعے افغانستان سے ملی ہیں، خاص طور پر وہاں پر موجود کالعدم تنظیموں کے خلاف ایکشن کے حوالے سے، جبکہ ابھی تک تو طالبان رجیم پاکستان کے اس مطالبے پر کوئی قابل ذکر پیش رفت کرنے میں ناکام رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ خدشہ بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کی افغان سرزمین پر موجودگی اور ان کے وہاں سے آپریٹ کرنے پر مستقل میکنزم پر طالبان رجیم راضی نہیں ہوگی اور اس ابتدائی امن معاہدے کا مستقبل خطرے میں پڑ سکتا ہے. ان تمام اہم سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دیکار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. جنرل صاحب السلام علیکم، ویلکم ٹو 365 نیوز.
जनरल साहब, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू नहीं। जनरल साहब ये बताइएगा कि सबसे पहले तो इस सीज फायर को आप किस तरह से देख रहे हैं, जबकि पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर मौजूद कलदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा अपनी जगह पर बदस्तूर बरकरार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं इसको बड़ा फ्रेजाइल समझता हूँ जी। एक तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड है जो, और दूसरा जो है एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है अफगानिस्तान की सरजमीन से। अनफॉर्चुनेटली इंस्टेबिलिटी इज द बिजनेस ऑफ द डे देयर जी। और इसी फ्रिक्शन में, इसी फ्रिक्शन के बीच में जो पूरा जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है ना जी इस वक्त अफगानिस्तान का, तो उसमें तालिबान भी है, उसमें प्रॉक्सी स्पॉन्सर्स भी हैं, कंट्रीज लाइक इंडिया। उसके अंदर फिर जो छोटे क्लाइंट्स जैसे टीटीपीज है, जिसके टीटीपी के अंदर भी 60 से 70 छोटे छोटे धड़े हैं, वो वहाँ पे मौजूद है। बाकी प्रॉक्सी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, कोई ISIL है, ETM है, IMU है, तो डिफरेंट किस्म की फ्रेंचाइजेस वहाँ पे पड़ी हुई हैं। फिर इलीगल स्पेक्ट्रम के लोग वहाँ पे जो इससे जुड़े हुए हैं, फिर पॉलिटिक्स का, इलीगल स्पेक्ट्रम का, क्राइम का और टेररिज्म का आपस में मिलाप हो चुका है। मिसिंग वहाँ से क्या चीज़ है? मिसिंग वहाँ से अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान के लोगों के एस्पायरेशन के मुताबिक कोई नेशनल ऑब्जेक्टिव या नेशनल पॉलिसी या स्टेट के कोई ऑब्जेक्टिव हो जिनको परसू करे इनकी सियासत, जिनको परसू करे इनकी मिलिट्री, जिनको परसू करे इनकी डिप्लोमेसी। तो वो तो है कोई नहीं जी। ये तालिबान के अपने ही हैं, अपना ही बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही बातचीत कर रहे हैं, अपने ही वो फैसला सादर कर रहे हैं। ना कोई असेंबली है, ना कोई डिबेट है, जिस तरह के लीडर। तो इस तरह के स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट के साथ जब आप बातचीत करते हैं, मुआहदे करते हैं, तो चाहे उसमें टर्की हो या चाहे उसमें कतर हो, तो यू कीप योर फिंगर्स क्रॉस। तो दीज आर द थिंग्स जो स्केप्टिकल कर देती है चीजों को, थोड़ा सा शक की निगाह से देखा जाता है और फ्रेजिलिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू। बट हाउएवर लेट्स होप कि सेंस प्रिवेल फॉर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फर्स्ट, एंड देन फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, एंड देन फॉर द पीपल ऑफ द रीजन। क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल और रीजनल कंटेस्टेशन भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा रीजनल इश्यूज है। चाइना इंडिया का है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के बाकी भी मसाइल हैं। फिर सेंट्रल एशिया आप देख लें, उनके अपने मसाइल हैं। जनरल साहब, जिन मिसाइल की आप निशानदेही कर रहे हैं और जिस तरह की जो आपने एक तस्वीर कशी की है सारी जो सूरत हाल है उसकी, तो उसमें क्या हम कह सकते हैं कि खदशात ज़्यादा हैं? देखिए, ये जो अपने लोग, अपना जो TTP है, जो पाकिस्तानी है, इनके साथ आपने पहले भी बड़े मुज़ाकरात किए। 21 में भी अपीजमेंट आपने देख ली। हम तो वजीरिस्तान से 2007 से नेक मोहम्मद वगैरह से लेके फकीर मोहम्मद के साथ भी, आपने सूफी मोहम्मद के साथ भी बातचीत की थी, जो शरीयत के नाम पे शरीयत। फिर उसी के साथ ये अभी इसको मिलिटेंट, अब ये चाहते हैं कि ये पख्तून इशू रहे। दिस इज नॉट अ पख्तून इशू। अभी देखे ना, पाकिस्तान के अंदर भी एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट है या ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी बातचीत करें, ये तो पठानों को, ये पख्तूनों का मसला नहीं है। लेट दिस डिबेट बी वेरी वेरी क्लियर। इट इज अ नेशनल स्टेट का मसला है जी। ये बलोची का मसला है, सिंधी का मसला है, पंजाबी का मसला है, पठान का मसला है, गिलगित बल्ती वाले का मसला है, कश्मीरी का मसला है। दिस इज आवर नेशनल इशू। तो इसको नेशनल इशू पे राय में रखना चाहिए। ये जो हम बातचीत इंटरनल भी करते हैं, तो ये फेलियर्स की तरफ ही गई है पास्ट में। मैं ये नहीं, मैं बीइंग अ मिलिट्री जर्नल, एक्स मिलिट्री जर्नल या एक डिफेंस एनालिस्ट के तौर पे ये नहीं कहता कि वॉर ही वॉर करनी है। वॉर इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो पॉलिटिक्स के पास है टू परसू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। वहां पे टू परसू द पर्सनल ऑब्जेक्टिव या इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो स्टेट टेररिज्म के साथ, जो नॉन स्टेट के टेररिज्म के साथ जुड़े, वहां पे दूसरी तरफ वो पार्टीज हैं। तो आप इनके साथ बातचीत तो हमने कर ली है, बट वी हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट। ठीक है जनरल साहब, हमें लग रहा है कि आप कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं और आपको लग रहा है कि मामलात आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुस्तकिल मैकेनिज्म की बात हो रही है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इत्तेफाक होना है, वो आपको इन हालात में बनता हुआ नज़र आ रहा है? जो तस्वीर कशी आप कह रहे हैं कि वहाँ ना कोई हुकूमत है, ना कोई फैसला करने वाला है, ना कोई पार्लियामेंट है, तो फिर कौन इन खदशात को जो है वो दूर कर सकता है? देखिए, एक होलसम रीजनल अप्रोच की बड़ी सख्त जरूरत है। There is a spoiler, Trojan horse है ना, India is inside. Why would they allow them to? वो एक को निकालेंगे, दूसरा पैदा करेंगे, दूसरा बात करना चाहेगा, एक इधर से स्पॉइलर। There are many spoilers in this. You will have to get involved big powers. आपको यूनाइटेड स्टेट से बात करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा इस तस्वीर को। आपको रीजनल पावर के साथ आना पड़ेगा। ठीक है, तुर्की और कतर बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम उनकी कदर करते हैं और वो मॉनिटर करेंगे। आई थिंक लाइन सही आपने पकड़ ली है। अब हमें इसके अंदर और लोगों को और प्लेयर्स को लाना होगा। क्यों?
चाइना को खतरा है यहाँ से तंजीमें हैं जो चाइना के खिलाफ काम करें। जो पाकिस्तान में भी चाइनीज मारा जाता है वो बेसिकली नंबर 1 टारगेट इज चाइना, नंबर 2 इज पाकिस्तान। हम तो चले रोज कर रहे हैं क्योंकि चाइना का BRI को उसको स्कटल करना, उधर से उसको नाकामी हुई है सो कॉल्ड डेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाले। इंडो पैसिफिक भी अभी रिव्यू होगा, रीसेट हो रही है चीजें, कंटेस्टेशन बढ़ रही है, मिलिटराइजेशन बढ़ रही है। तो चाइना का एक इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना नीड्स अ स्टेबल अफगानिस्तान ताकि इंडो पैसिफिक पे या बाकी जो आपके पैसिफिक इश्यूज है उनके ऊपर तवज्जो दे सके जी। वो चाइना का इम्पोर्टेंट रोल है आपने कहा, लेकिन कतर और तुर्की एक कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं इससे ऐसे लगता है कि जो इनकी जो एक सालसी की कोशिश है चाइना की तुर्की की, कतर की, उससे आगे बढ़कर हमें अमेरिका की तरफ देखना होगा। तो अमेरिका अपना रोल प्ले करेगा इसके अंदर, आपको क्या लगता है? अमेरिका का रोल इसलिए बनता है नैयर कि मैं अमेरिका इज अ पार्टनर, इज अ स्टेक होल्डर। वो मैं किस लिए कहता हूँ, वो इसलिए मैं कहता हूँ कि $7 अरब का आप असला छोड़ के गए हैं ना। अमेरिका हैज टू फिनिश द जॉब। उन्होंने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया है ना जी। वो अभी नेटो का विड्रॉल था ना नैयर, दिस वाज नॉट एन ऑर्डिनरी विड्रॉल। ये कोई हुतीज या टुट्सीज या कोई रेबल ग्रुप तो नहीं विड्रॉल करके जा रहे थे कि वेपन वहां पे छोड़ जाए। हम भी प्रोफेशनल मिलिट्रीज में रहे हैं, हमें बिल्कुल ऑर्डर होते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं से विड्रॉल करना पड़ जाए या पोजीशन अबंडन करिए तो अगर हम इक्विपमेंट साथ नहीं ले जा सकते तो वी डिस्ट्रॉय दैट इक्विपमेंट। वो $7 अरब का। अच्छा, फिर अमेरिका इनको मंथली आपको पता है अराउंड $90 मिलियन दे रहे हैं जी। पहले $47 मिलियन के करीब पर वीक देते थे, जो उन्होंने कम कर दिए। तो जो इंटरनेशनल एप्लीकेशन होनी है, लेट से कि इनकी अगर बैन करना है या कोई प्रेशर बिल्ड करना है या आपने कोई कॉस्ट तो कहीं और क्रिएट करनी होगी कि अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब देखिए रशिया का जो फॉर्मेट हुआ, जो रशिया के उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो सारे मुल्क मिलके इनको कह रहे हैं कि यार ये आपकी जो सॉइल है वो यूज हो रही है टेररिज्म के खिलाफ, तो आपको कंट्रोल करना पड़ रहा होगा। वो किसी की मोहब्बत भी नहीं कह रहे। हर कंट्री अपनी इंटरेस्ट की वजह से ही कोशिश करती है। आपको दो ही चीजें जोड़ के रखती है, योर इंटरेस्ट एंड योर फियर्स। तो इन कंट्रीज के फियर्स हैं। आप इंटरेस्ट की बात करें, दूसरी तरफ फियर्स की बात करें, तो हमारा फियर ये भी है कि एक तरफ जो है वो स्टेज 1 हो गई दोहा, स्टेज 2 इस्तांबुल होगी, तो आप क्या स्टेज 3 में जाके हम अमेरिका को इन्वॉल्व करेंगे? बहुत देर नहीं हो जाएगी तब तक? अच्छा, एक बात तो याद रखिएगा, अमेरिका और तालिबान कंटिन्यूअसली दे टॉक टू ईच अदर। उनका बिल्कुल मैकेनिज्म है, काम करते हैं, बातचीत करते हैं। और दुनिया की कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी हो यार, वो कहीं ना कहीं अपने रास्ते जरूर रखती है। तो ये अभी बातचीत देखे ना, अभी जब 2021 में भी मुआहिदा हुआ तो ये 4 साल से ये लोग बात कर रहे थे। तो और तालिबान को भी पता है कि अमेरिका मैटर्स। फिर अभी बगरा में भी उन्होंने, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अमेरिका को ले आए वो शामिल हो जाए, लेकिन आपको सम और अदर उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा फॉर द लार्जर पीस के लिए ना। मैं तो टोटल स्टेबिलिटी की बात करूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा और पहला विक्टिम कौन है? अफगानिस्तान के लोग। जब मैंने शुरू में बात की तो मैंने कहा था वही तो मिसिंग पीस है। और अफगानिस्तान के लोग भी उसी तरह इन द मेन्यू है जिस तरह पाकिस्तान के ये रीजन के लोग हैं। अच्छा, जानबूझ के फिर डिबेट्स भी ऐसी कराई जाती हैं, बातचीत भी ऐसी की जाती है, कई विटिंगली और कई अनविटिंगली शामिल, जिसको हमने पख्तून और जिरगा और उसी कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया है। बड़े जिरगे किए हैं। अभी मुझे आपसे एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि जब उसामा बिन लादेन का वक्त आया तो तालिबान ने कहा था कि जी हमारा मेहमान है, हमारा दोस्त है, हम इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। 20 साल की जंग अपने सर डाल। जब टीटीपी की बारी आती है तो वो कहते हैं जी हमारे पार्टनर हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते, चाहे आप 10 अरब रुपए भी दे दें और इनको आबाद भी नहीं करना चाहते। तो फिर उस वक्त भी उनको दोस्ती हो। जब पाकिस्तान की बारी आती है तो ये इनको अपने जो सुपीरियर आइडियल आप कह रहे जो ट्रेडिशंस है वो फिर भूल जाते हैं। तो उसके बाद तो वो कहते हैं कि नहीं जी हमारे कंट्रोल में नहीं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाया है जनरल साहब, लेकिन हम तो वो लोग हैं जो गुड तालिबान और बैड तालिबान की लड़ाई में भी पड़ते हैं। फिर वहाँ से अंदर से, अफ़गानिस्तान के अंदर से आवाज़ें उठती हैं, ज़िम्मेदार किस्म की आवाज़ें, जो ये कहती हैं कि जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के अंदर का मामला है। लेकिन इस सारे मामले को आप कैसे देखते हैं, कैसे आगे बढ़ेगी? क्योंकि जब हम मुज़ाकरात की कामयाबी की बात करते हैं तो फिर हम भरपूर मॉनिटरिंग की बात करते हैं, हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात करते हैं। तो ये ऐसी इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर होगी जब वहाँ पर कोई मरबूत निज़ाम ही मौजूद नहीं है? सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से कैसे कंट्रोल होगा जब वो किसी की सुनते भी नहीं हैं और उस पर अमल भी नहीं करते, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है? तो ये सब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को ये जो भी डिफेक्टो है, डिजोरे ना भी सही, इनके साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की बातचीत जो अफगानिस्तान से वो जारी है और जारी रहनी चाहिए। आई एम फॉर इट। तो अभी डिफेक्टो तो यही लोग हैं, एटलीस्ट ये कम से कम उनको कंडेम करना शुरू करे या उनको समझाने की कोशिश करे, या जो भी है कुछ ना कुछ
टूटी फूटी जो भी एप्लीकेशन इनको करनी पड़ेगी। पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली सारे फ्रंट्स के ऊपर काइनेटिक में रहने दें, बीइंग पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। हम प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि बस मिलिट्री ऑपरेशन ही हल है, मिलिट्री ऑपरेशन हल नहीं है, या मिलिट्री की एप्लीकेशन हल नहीं, दैट इज 30-40% ऑफ दी एप्लीकेशन, ताकि एक इन्वायरमेंट क्रिएट की जा सके। और फिर आपको स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ेगी जी, इनके लिए स्टेक्स क्रिएट करनी पड़ेगी इकोनॉमिक टर्म्स में, डिप्लोमेटिक टर्म्स में। आप ज्यादा सा, मुझे तो पता है इंडियंस इनको अबंडन करेंगे, उनकी तो नेचर है, और नेचर के अलावा इंडिया का इंटरेस्ट सिर्फ यही है ना, यही इंडिया 2021 में इनके खिलाफ सिक्योरिटी काउंसिल में करारदादें और बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा था कि जी ये तो इंसानियत के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मनों के साथ इंडिया ने सब ज्यादा मूवीज भी इन पे बनाई, कोई तालिबान बना रहा है, कोई क्या बना रहा है, कभी इनको तालिबान शो किया जा रहा है, फिर वही इंडिया इनके साथ जुड़ा है। तो इनको भी पता है इंडिया जो दिल्ली में रहने वाला मुसलमान है उसके लिए सिंसियर नहीं है, तो ये अफगानिस्तान के, तो ये जब इनको बर्डन करेगा तो ये हाई ड्राई सी फार्म में रह जाएंगे। देखिए अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच है कि ये पाकिस्तान के साथ हम ज्यादती कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, और वो प्रोलॉन्ग हमारा नेबर प्रोटेक्टेड, हमारे अच्छे रिलेशनशिप रहने चाहिए। तो आई थिंक हमें एंगेज तो हर सतह पर करना चाहिए, बट मीनिंगफुल। और ठीक है जनरल साहब, आपका ये कहना है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर मुख्तलिफ सोच जो है वो मौजूद है, लेकिन जब हम 25 नवंबर को अगला फेज़ जो है उसकी तरफ देखते हैं मुज़ाकरात का, तो हमें फिर यकीनन आगे बढ़ने के लिए जो है वो ऑप्टिमिस्टिक होने के साथ साथ रियलिस्टिक होने की भी ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। और अब प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से गंदम फी मन इमदादी कीमत 3500 रुपये मुकर्रर किए जाने की। अब एक ऐसे वक्त में जब ज़राई शोबे को इस साल शदीद सैलाबी तबाही का सामना है और चावल, कपास, गंदम समेत दीगर तमाम जो अहम अजनास हैं उनके तबाह होने का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, तो क्या इन हालात में गंदम की 3500 रुपये फ़ी मन इमदादी कीमत किसानों के लिए काबिल कबूल है, काफ़ी है? इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बार साहब। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया, आपने किसानों की आवाज़ बुलंद कर दी। जी खालिद साहब, आप ये कहिएगा कि अभी जो ये कीमत मुकर्रर की गई है, क्या ये काफ़ी है? आम किसान को ये काबिल कबूल होगी या फिर कुछ और आपका इरादा है इस पर? देखें जी, हम तो गवर्नमेंट से बार बार अपील कर चुके हैं, पिछले 2 सालों से अपील करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी अपील सुनी नहीं जा रही कि हमारा जो अखराजात आ रहे हैं, हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमें हमारा गवर्नमेंट उनकी डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरीगेशन है, हमसे बैठ लें, जो हमारा अखराजात आ रहे हैं, अखराजात के बाद हमें 1 रुपये भी प्रॉफिट नहीं है। तो इस टाइम पर हम जो अखराजात आ रहे हैं आपके सामने, इस महीने के अंदर अंदर 1000 से 1200 रुपये DAP, यूरिया, इस तरह बहुत सारी जो हमारी यूनिट, बिजली का यूनिट है, पानी का हमारे पास वसाइल कम हो गया सैलाब की वजह से, तो हमारे अखराजात डबल हो गए हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि तो 4500 रुपये तो हमारे अखराजात हैं, तो हम 3500 में गंदम कैसे काश्त करेंगे? और अगर हम इस साल गवर्नमेंट पंजाब या फेडरल गवर्नमेंट ने या चारों सूबाई ने हमें रेट ना दिया तो किसान बिल्कुल गंदम काश्त नहीं करेगा। और अभी 6 महीने गंदम को बाकी पड़े हैं, और आज गंदम का रेट बलूचिस्तान, सिंध और KPK में 4500 है, और पंजाब तकरीबन 4000 के करीब इसलिए है कि उसमें उन्होंने 144 लगा दी है कि गंदम किसी सूबे से बाहर नहीं जा सकती। ये भी ज्यादती है। जब उन्होंने हमें कहा था कि गंदम हमने डीरेगुलेट कर दी, अब वो कौन होते हैं हमें 144 लगाने वाले? खालिद साहब, अब आपने जो ये सारा मुझे रेट्स के हवाले से बताया है, तो ये तो 1000 रुपये का तकरीबन डिफरेंस बन रहा है। उधर सिंध की जानिब से जो है वो भी तजवीज़ आ गई है कि 4200 रुपये जो है वो फ़ी मन कीमत होनी चाहिए। तो अब अगर आपके मुतालिबात नहीं माने गए तो क्या करेंगे? आप तो अक्सर सड़कों पर ही नज़र आते हैं, फिर नज़र आएंगे? देखें जी, सिंध ने अभी हमारी CM पंजाब मरीम साहबा ने कहा कि मैं 100 अरब रुपए सैलाब के लोगों को दे रहे हैं। अच्छी बात की उन्होंने, लेकिन सिंध ने हमारे 25 एकड़ वाले किसान को 1 DAP और 2 यूरिया और 4200 का वो रेट कह रहे हैं। तो 58 अरब रुपए उन्होंने सिर्फ गंदम के काश्तकार को खाद की मद में दे दिया, और रेट वो 4200 कह रहे हैं, जिसमें सिर्फ 25 लाख एकड़ पे गंदम काश्त होती है। और पंजाब है जहाँ 1,60,000 एकड़ पे गंदम काश्त होती है, जो दोनों सूबों को भी देता है, गिलगित को भी देता है, कश्मीर, हर जगह पे जो गंदम पंजाब की सप्लाई होती है। अगर बदकिस्मती से इस साल गंदम का रेट 4500 से कम मिला तो हम गंदम काश्त करने में, हम ये नहीं कि हम करेंगे नहीं, लेकिन हम कैसे नुकसान करें? 2 साल से नुकसान कर रहे हैं, तो हम उसके बदले में कोई और फसल काश्त कर लेंगे। तो इस हवाले से पर हम एहतजाज भी करेंगे,
बात भी करेंगे और आप जैसे लोग जो हमारी आवाज़ आला वालों तक पहुँचा रहे हैं, हर वो इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारे किसानों की आवाज़ आला वालों तक पहुँचे और वो फील हो ये अपने लिए नहीं, ये मुल्क की ग़िज़ाई किल्लत के लिए, फूड एंड सिक्योरिटी के लिए है। अगर गंदम काश्त नहीं होगी तो मुल्क को ग़िज़ाई बुहरान पैदा हो जाएगा। लेकिन ग़िज़ाई बहरान की आप बात करें तो ये बहरान तो यकीनन जो हुकूमतें हैं उनको भी नज़र आ रहा है। जो विफाक एक कीमत दे रहा है, सूबा सिंध एक कीमत दे रहा है, पंजाब की आपने बहुत खुलकर बात की है, तो अब इसका हल क्या देखते हैं आप? देखें जी, हम हर वक्त गवर्नमेंट देखती है लेकिन फिर बहरान क्यों पैदा हो जाते हैं? क्योंकि हमारे जो बैरोक्रेट्स, जो करप्ट बैरोक्रेट्स हैं और जो करप्ट सियासतदान हैं, जो आला अवानों तक वो बात पहुंचने नहीं देते। अभी हमारा क्लाइमेट पे एक प्रोग्राम हो रहा था, 10 अरब रुपए क्लाइमेट पे रखा है और उस पर क्या हो रहा है कि जी हम 2 गाँव में हमने वो वाक़यात जला दी। तो मैं कहता हूँ कि अगर ये 10 अरब किसानों को दिया जाए और हम जो हमारी ज़मीनें दरिया के कटाव में आके ख़त्म हो गई हैं, पूरे के पूरे गांव, दरिया के पेट वाली ज़मीन नहीं मैं बात कर रहा, जो हमारी मरूसी ज़मीनें उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर ये 10 अरब रुपए हमारे उन लोगों को ज़मीनें दी जाए, हम उन पे दरख्त भी लगाएं और क्लाइमेट चेंज जो है उस पर गवर्नमेंट हमें फ्री ऑफ कास्ट, हम उनके साथ खड़े हैं और काम भी कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमें तो पंजाब गवर्नमेंट से स्कीमें नज़र आ रही हैं, कभी कार्ड की स्कीम है, कभी ट्रैक्टर की स्कीम है, लेकिन हम स्कीमें नहीं मांगते। हम जैसे मरीम साहबा कहती हैं कि मैं भीख सूबे पंजाब वाले बाहर से नहीं मांगते, तो हम भी सीएम पंजाब साहबा भीख नहीं मांगते। हम सिर्फ अपनी फसल का जो हमने दिन रात मेहनत करके अपने बाप दादा की जमीन पे काश्त की है उसका रेट मांगते हैं। लेकिन वो तो कह रही है ना सीएम साहिबा के 10 अरब रुपए किसानों को देंगे, तो वो अगर दे देती हैं तो क्या आपको यकीन नहीं है सीएम साहिबा की बात के ऊपर कि वो देंगे किसानों को पैसे? नहीं, 10 अरब नहीं, 10 अरब क्लाइमेट चेंज के लिए रखा है कि उसमें वो गाड़ियां खरीदेंगे, फोर्सेस बनाएंगे, क्लाइमेट चेंज करेंगे। मैं कहता हूँ कि क्लाइमेट चेंज तो सिर्फ किसान दरख्त लगा के उसकी हिफाजत करके बेहतर तरीके से काम कर सकता है। अगर यही 10 अरब किसानों को दिया जाए तो हम कहते हैं कि वो 10 अरब का भी काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे और उसके बदले में हमारे किसान को रिलीफ मिल जाएगा। अगर आप वो ब्यूरोक्रेसी को दे देंगे, कोई 10 मशीनें खरीद ली, 10 हार्वेस्टर खरीद लिए, तो इससे क्लाइमेट चेंज या जो स्मोक की बात कर रहे हैं वो नहीं हो सकेगी। और इसी तरह भी गन्ने की फसल तैयार है, 1 नवंबर गन्ना तैयार है, लेकिन बदकिस्मती देखें कि पिछले साल 130 रुपए चीनी का रेट था और हमारे गन्ने का रेट 400 रुपए था। खाली सब इंपोर्ट होती हुई देख रहे हैं आप गंदम? मुख्तसरन बताइएगा। जी बिल्कुल देख रहा हूँ जी, मैं इसी सीजन में देख रहा हूँ जी, इसी सीजन में देख रहा हूँ जी। इसी सीज़न में गंदम इंपोर्ट होती हुई भी देख रहे हैं। खालिद बार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। खालिद साहब ने जहां एक तरफ ग़िज़ाई बहरान की बात कर दी है, खदशा ज़ाहिर कर दिया है, वहां गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से भी इंदिया दे दिया है कि वो इसी सीज़न में गंदम इंपोर्ट होती हुई देख रहे हैं। तो अब दुआ यही है कि ये जो किसानों की मुश्किलात हैं, जो पहले ही सैलाब से परेशान हैं, बुरे हाल हैं उनकी जो मुश्किलात हैं उनमें इजाफा ना हो। इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।